विद्यार्थियों, आज हम अमेरिका की संघीय न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। राज्य में चाहे कितनी ही अच्छी शासन हो, यदि वहाँ न्याय का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को हम उत्तम नहीं कह सकते। किसी देश के शासन की अच्छाई या बुराई सही रूप से अगर देखनी है तो वहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता व उसकी प्रतिष्ठा से हम उसको आकलन कर सकते हैं। हमारे जैसे आर्थर तथा कुशमैन ने लिखा है कि हमारे संघीय न्यायिक ढांचे के ऊपर सबसे आश्चर्यजनक, सर्वाधिक अद्वितीय तथा संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है। फाइनर के शब्दों में कहें तो फाइनर कहते हैं कि विशाल शक्तियों वाला ऐसा न्यायालय राजनीति विज्ञान को अमेरिका की सर्वाधिक मौलिक और सर्वाधिक विशिष्ट देन है। अब ये देखें कि संघीय न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। हैमिल्टन के अनुसार राज्य मंडल का सबसे बड़ा दोष न्यायपालिका की शक्ति का अभाव था। राष्ट्रीय न्यायपालिका के अभाव में समस्त न्यायिक विवाद राज्यों के न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते थे। राज्यों की न्यायिक व्यवस्था के पृथक पृथक होने के कारण परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाते थे, इसलिए अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। यदि संविधान तथा उसके जो कानून व संधियां हैं राष्ट्र के सर्वोच्च नियम हैं, तो यह आवश्यक है कि किसी एक शक्ति द्वारा उसकी व्याख्या की जाए तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच आपस में जो विवाद पैदा होने की संभावना रहती है, उन विवादों को दूर करने के लिए एक सर्वमान्य मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, जो समस्त राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से ऊपर हो और निष्पक्ष रूप से इनके झगड़ों का निपटारा करे। इन्हीं कारणों से अमेरिकी संविधान में राष्ट्रीय न्यायपालिका का जन्म हुआ, जो शक्तियों के समन्वय और संतुलन तथा नागरिक, राज्यिक तथा संघीय अधिकारों का रक्षक भी बनाया गया। मुनरो के शब्दों में संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया कि संविधान तथा उसके अधीन बने कानून तथा नियमों को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संघीय न्यायालय की स्थापना हो। इसलिए अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। अब बात आती है अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन कैसा है। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 3। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिसको कांग्रेस विधि तथा समय समय पर स्थापित करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा संघीय कार्यपालिका के समक्ष रखा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उन अन्य निम्न न्यायालयों की स्थापना सन 1789 में न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 श्रेणी के न्यायालय हैं: जिला न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय वह संघीय न्यायालय का सबसे निचले श्रेणी का न्यायालय है। समस्त देश को अनेक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय की आवश्यकता है। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है, या कार्य की अधिकता के कारण अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इनका अधिकार क्षेत्र केवल मौलिक है। अपील संबंधी अभियोग इन न्यायालयों में नहीं आते। दूसरा है परिभ्रमण न्यायालय। यह मध्यम श्रेणी के न्यायालय हैं। इनकी संख्या 11 है। जिला न्यायालयों की संख्या कितनी थी? 88, और परिभ्रमण न्यायालयों की संख्या है 11। तो संपूर्ण देश जो 10 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंप दिया गया है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में उनके समेत 6 सर्किट न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का
का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि ये इनका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः अपील से संबंधित हैं। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों तथा संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है। ये न्यायालय अपील के अंतिम न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इनके निर्णयों को पुनरावलोकित करने का अधिकार होता है। संघीय न्यायालय, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। संघीय न्यायालय की व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबसे ऊपर है और इसकी स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर की बाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में ये वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई थी। आज तक यही चली आ रही है। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 उसके अन्य न्यायाधीश होते हैं, सहायक न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा आवश्यक होती है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द भी कर सकता है। उदाहरण के लिए 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा नियुक्त फोर्ड्स को मुख्य न्यायाधीश के पद से के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी। 1970 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित क्लेम्पटन, हिस्वर्थ और निक्सन हेरल्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीशों का कार्यकाल, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आजीवन न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रह सकता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र दे सकता है, पूरे वेतन पर पद मुक्त हो सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु होने या स्वैच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है तो सही है, नहीं तो वो आजीवन रह सकता है। कुछ न्यायाधीश तो 30-30 वर्ष तक इस पद पर बने रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो वो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे आजीवन अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होता है। यह न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद भी अवकाश ग्रहण करे अथवा नहीं करे। अब बात आती है न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिकी संविधान एक तरह से साइलेंट है। देखने को यह आया है कि उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक, सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रशासकीय अभिकरणों में पारदर्शिता रह चुके हों, जो परामर्शदाता रह चुके हों। डी टाकविले ने उनकी योग्यता को इस शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी न समझ या बुरे नागरिक आ जाएं तो संघ में अराजकता एवं गृहयुद्ध फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति जिस दल के थे उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। फिर भी चार्ल्स वारन का यह कहना है कि नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हुई हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों ने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी है। न्यायाधीशों का वेतन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाता है उसमें न्यायाधीशों के पदावधि में वृद्धि हो सकती है, परंतु कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को $2,23,500 तथा अन्य न्यायाधीशों को $2,13,900 प्रति वर्ष वेतन मिलता है। अब बात आती है महाभियोग की कि अमेरिकी कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीशों पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर इन आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाए और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया। इनमें से केवल 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल हुआ है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जून में शुरू में समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है।
मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमे की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है। गणपूर्ति वो न्यूनतम निश्चित संख्या जिसके उपस्थित होने से सदन की या कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार कि अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार है उसमें जो महत्वपूर्ण जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इस संबंध में संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से या अन्य जो दौत्य अधिकारियों से हो और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभ होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे विवाद भी जिनमें संघ और राज्यों के मध्य विवाद हो सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्यायिक क्षेत्र अपील संबंधी है, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में भी नहीं हो सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायालयों ने निर्णय से किसी पक्ष को संतोष न हो, और न ऐसा ही है कि राज्यों में उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सके। 1925 में कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित कुछ विषयों पर किया गया, जैसे जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो उनकी अपील की जा सकती है। जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो जबकि राज्यों में न्यायालय राज्य के उन कानूनों को वैध ठहराए गए हों। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे। तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है, उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। इस वैधता का निर्णय 2 कसौटियों पर होता है। पहला कि राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार है या नहीं। दूसरा, कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं है। चौथा अधिकार है संविधान तथा अधिकारों की रक्षा कि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वह संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा करता है। पांचवा है अन्य अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे मोटे कार्य भी करता है, उससे अनेक प्रशासकीय कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता है। इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। भारत का न्यायालय परामर्श देने का कार्य करता है। तो ये तो हमने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की बात की। अगली क्लास में हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू। धन्यवाद।